सीटेट दिसंबर सन 2021 के सीबीटी मोड में उर्दू पेडागोजी के जो अहम सवालात पूछे गए थे, आज की अपनी क्लास में हम उसको हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीटेट उर्दू के ऐन सिलेबस के मुताबिक A to Z चैप्टर वाइज मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। आपको हमें व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। जब आप इस पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक सैंपल भेजूंगा जो हमारे नोट्स के बारे में सारी जानकारी आपको दस्तयाब कराएगा। उस सैंपल में कुछ डिटेल्स होंगे जिसे फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके आप मुकम्मल सीटेट के उर्दू के नोट्स को और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि आमोजिश में ज़बान की मरकज़ियत का क्या मतलब है, यानी कि अधिगम में भाषा केंद्रिता किसे कहते हैं, लर्निंग में लैंग्वेज सेंटरिज्म का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है कि दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का रोल होता है। दूसरा ऑप्शन है कि ज़बान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल है। तीसरा है कि ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। और चौथा ऑप्शन है कि किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा बताइए, आप पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स या पढ़ा रहे हैं आप साइंस या सोशल साइंस, तो क्या आप लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। ज़बान की आमोजिश में यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। आप मान लीजिए कि उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप न्यूटन्स लॉ और श्रीधराचार्य का मेथड पढ़ाएंगे नहीं। आप ज़बान की आमोजिश में कोई भी मजमून नहीं आप पढ़ाते हैं बल्कि ज़बान ही पढ़ाते हैं। बल्कि आप जब कोई दूसरा मजमून पढ़ाते हैं तो उसमें ज़बान का रोल होता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो किसी न किसी मीडियम में किसी न किसी लैंग्वेज में ही तो पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप मैथ का एक सवाल कर रहे हैं कि एक कलम की कीमत 5 रुपये है तो 7 कलम की कीमत कितनी होगी। तो ये जो सवाल लिखा हुआ है किसी न किसी लैंग्वेज में ही तो लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है कि दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है, ये आमोजिश में ज़बान की मरकज़ियत का मतलब है। यानी कि हम जब दूसरे मज़ामीन पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो उसमें ज़बान लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि ज़बान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। जो भाषा का आदर्श पाठ्यक्रम होता है, जो लैंग्वेज का आइडियल सिलेबस होता है, वो इनमें से किस पे मुश्तमिल होता है, बेस्ड होता है, आधारित होता है। तो तदरीस व आमोजिश के मकासद यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, ठीक है, सॉरी टीचिंग लर्निंग के जो एम्स हैं उन पे, टॉपिक पे, प्रोसेस पे और अंदाज़े कदर यानी कि उसके इवेल्युएशन पे, मूल्यांकन पे। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल यह कि कवायद की मुअस्सिर तदरीस व आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए, कवायद पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम उर्दू में इस्तिक़राई तरीका और हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल्स बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कवायद की मुअस्सिर तदरीस व आमोजिश के हवाले से वही बयान दुरुस्त है जिसमें इंडक्टिव मेथड है। आप सभी बयानात को गौर से पढ़िए और कमेंट में बताइएगा कि किस में इंडक्टिव मेथड यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि नज़्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आप पोइट्री की टीचिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे? नज़्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर, यानी कि पोइट्री से इंटरटेन होने पर, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर, यानी कि बच्चों का वोकैबुलरी पावर बढ़ाने और बच्चों को लुगत की तरफ माइल करने पर ध्यान देंगे, डिक्शनरी देखने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, या फिर कवायद और उसूलों के इस्तेमाल पर, रूल्स एंड रेगुलेशन के सिद्धांतों को और व्याकरणों के यूज़ पर, इस्तेमाल पर आप ध्यान देंगे, या फिर तहरीर के फ़रोग यानी कि राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट पे। तो नज़्म या शायरी की तदरीस का मकसद यही होता है कि बच्चों को नज़्म या शायरी से महजूज कराया जाए, लुत्फ़ अंदोज़ कराया जाए, इंटरटेन कराया जाए, मनोरंजित कराया जाए। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल यह है कि माहिरीन लिसानियात के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? आप लोगों ने अगर हमारी जो चैप्टर वाइज क्लासेज चल रही हैं वो देखी होंगी, तो पहले ही चैप्टर में मैंने लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ाया है, जिसमें मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में फ़र्क क्या है ये आपको समझाया है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन को हम ज़बान की हसूलियाबी या फिर ज़बान का इक्तिसाब कहते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग को हम ज़बान की आमोज़िश कहते हैं। दोनों फ़र्क मैंने आपको समझाया है। उसी से मुताल्लिक ये सवाल है, अगर वो क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो आप इसका जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। चलिए मैं सवाल पढ़ता हूं। पहला वाला जो बयान है कि ज़बान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊरी अमल है, यानी कि लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है, जो भाषा अर्जन है, वो नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, बिना हमारे मेहनत किए हम अनजाने में ही पहली ज़बान सीख लेते हैं। सही बात है कि गलत बात है? मादरी ज़बान के लिए आप किसी टीचर की ज़रूरत आपको पड़ती है? आप स्वाभाविक तौर से, फितरी तौर से, नेचुरली फर्स्ट लैंग्वेज सीख लेते हैं ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज का सीखना, ये ज़बान का इक्तिसाब, मादरी ज़बान का सीखना, ये ज़बान की हसूलियाबी, भाषा अर्जन या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। यानी कि ये बात आपकी सही है। ज़बान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी है। जो भाषा अधिगम है, जो लैंग्वेज लर्निंग है, सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो किसी की मदद लेते हैं। मान लीजिए हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है या फिर उर्दू है, हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए टीचर्स की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो बात है कि ज़बान की आमोजिश दानिस्ता तौर पर और शऊरी अमल है, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए और बी सही है। बाकी अगर आप दोनों ऑप्शन का देखें तो इन्हीं का अपोजिट है। ज़बान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी बताया जा रहा है, नहीं, ज़बान की आमोजिश दानिस्ता होती है और शऊरी अमल है। और ज़बान का इक्तिसाब जो है ये आपका फितरी है, दानिस्ता नहीं है, और ये तहत शऊरी है। यानी कि आपका ये जो ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दस्तूर हिंद में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी ज़बान को कौन सी हैसियत हासिल है? ठीक है, देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में ये बताया गया है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, यानी कि सरकारी ज़बान है, और अंग्रेज़ी माविन सरकारी ज़बान है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल सीटेट में कई बार पूछा है कि हमारे संविधान के दस्तूर हिंद के 8वीं शेड्यूल में, ठीक है, 8वीं शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है? ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो आप कमेंट में बताएंगे कितनी ज़बानों का जिक्र है। 22 ज़बानों का जिक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, थोड़ा सा चूँकि ऑनलाइन पेपर हुआ था और उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा था, इसलिए आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि 7वीं जमात की ज़बान की टीचर है कीर्ति, वो अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के मुमासिल एक दूसरी नज़्म तलाश करने और फिर उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने
और आम ज़बान में तआमुल के लिए कहती है। तलबा फिर मुतल्लिका ज़बानों में उस नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए जो उस्तानी है, जो टीचर है, उसने कौन सी हिकमत अमली अख्तियार की है। सिचुएशन समझो, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि बच्चों, ये जो सिलेबस की किताब में जो आपकी नज़्म है ना, मान लीजिए टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है, ठीक है, या फिर मान लीजिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज़्म आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसी नज़्म के जैसी कोई दूसरी नज़्म आप ढूंढो और उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पे क्या करो, गौर व फिक्र करो और उसे आम ज़बान में, अपनी ज़बान में इंटरेक्ट करो, अंतःक्रिया करो और फिर उसको अपनी अपनी मुतल्लिका ज़बानों में, जिस जिस ज़बान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में, अंग्रेज़ी बोलते हैं तो अंग्रेज़ी में, भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी में, उस नज़्म को एक चार्ट पर लिख दें और क्लासरूम के सामने उसको पब्लिश करें। तो अगर टीचर ऐसी कोई एक्टिविटी करा रही है तो ये किस तरह की हिकमत अमली है, ज़बान के फ़रोग़ के लिए ऐसा वो कर रही है या फिर बहुत सी ज़बान बोलने की हिकमत अमली है, या फिर कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली है, या फिर लिखने का अमल है। तो क्लासरूम में किसी नज़्म को अलग अलग ज़बानों में लिखवा करके क्लासरूम में डिस्प्ले कराना, ये जो एक्टिविटी है ये कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए टूल है, या फिर बहुभाषिकता आप कह सकते हैं। देखिए, क्लासरूम में हिंदुस्तानी जो क्लासरूम होता है वो बहुभाषी होता है कि नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में एक क्लास में कई ज़बान बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो सबकी ज़बान को क्लासरूम में अहमियत देनी चाहिए। इसलिए टीचर सबकी अपनी अपनी मुतल्लिका ज़बानों में उस नज़्म को लिख के चार्ट पर पब्लिश करने की बात कर रही है। और ये जो एक्टिविटी टीचर की है वो कसीर लसानियात बतौर हिकमत अमली है, यानी कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए टूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पढ़ना क्या है? पढ़ना हरूफ और अल्फाज की सराहत है, दिए गए मतन से मानी अख्ज़ करना है, मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम करना है, आवाज़ और अल्फाज की मदद से काम करना। देखिए, पढ़ना जो रीडिंग स्किल है वो सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है। डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग आप डिक्शनरी से देख लें तो ये आपका पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। आवाज़ और अल्फाज की मदद से आप काम करेंगे तो ये पढ़ना नहीं। पढ़ने का मतलब ये है कि जो पैसेज दिया गया है आप उसे पढ़ें और समझें, उससे मानी को अख्ज़ करें। तो पढ़ना दिए गए मतन से मानी अख्ज़ करना है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आ गया है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से और मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, जवाब आप लोग खुद दे लेंगे। कि एक उस्ताद होटल के मेन्यू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। टीचर गया है 4 स्टूडेंट्स को लेके और वो एक होटल का मेन्यू कार्ड है, ठीक है, उसमें डिशेस के नाम लिखे गए हैं। उस मेन्यू कार्ड को वो स्पीकिंग स्किल की एक एक्टिविटी के तौर पर, बोलने की सरगर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप से कहता है कि वो मेन्यू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 यानी कि 1500 रुपये का खाना मनवाएं। तो इस का मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताता है। यानी कि ये जो कह रहा है बच्चों से कि मेनू कार्ड देखकर 1500 का खाना मंगाओ, तो टीचर कह रहा है कि ये बच्चों में तरसीली महारत यानी कि डायलॉग डिलीवरी और स्पीकिंग स्किल सिखाना इसका मकसद है। तो यहाँ पे ये जो होटल का मेन्यू कार्ड है वो किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, होटल के मेन्यू कार्ड का रोल क्या है, ज़बान की तदरीस के लिए मवाद है, छपा हुआ कागज़ या आला हिकमत है, या फिर आमोजिस का गैर मुस्तनद मवाद है। तो ये ज़बान की तदरीस के लिए ये जो मेन्यू कार्ड है ये मवाद कहलाएगा, क्योंकि मेन्यू कार्ड की मदद से बच्चे ज़बान सीख रहे हैं, मेन्यू कार्ड की मदद से बच्चे बोल रहे हैं,
बोलने की स्किल और उनकी तरसीली महारत, डिलीवरी की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो रही है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में से कौन 8वीं जमात के लिए ज़रिए तालीम की बाबत में हक़ तालीम एक्ट सन 2009 की सिफारिशात में शामिल है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 जिसे कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल को, ठीक है, अप्रैल फुल नहीं मनाना है, 1 अप्रैल को ये पूरे देश में लागू हुआ था। तो ये इसकी बहुत सारी सिफारिशात हैं, इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस है। इसमें कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है कि जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक ज़रिए तालीम होना चाहिए, यानी कि क्लास 8 तक जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक संभव हो बच्चों को क्लास 8 तक उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में तालीम देनी चाहिए। क्या ये रिकमेंडेशन है या फिर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट ये रिकमेंडेशन करता है कि स्कूलों में मादरी ज़बान को ही ज़रिए तालीम बनाया जाए, या फिर घर की ज़बान को ज़रिए तालीम होना चाहिए, या फिर रियासत की ज़बान को ज़रिए तालीम होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा चैप्टर नंबर 11 हमारे नोट्स का। आप हमारा नोट्स लेंगे तो उसमें राइट टू एजुकेशन से मुतालिक सभी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। कुछ MCQs भी हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो सिफारिश है वो ये कह रही है कि जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो क्लास 8 तक आप बच्चों को उनकी मातृ ज़बान में तालीम दीजिए, ठीक है। NCF 2005 भी यही बात कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ ही सवाल, लगभग 10 सवाल कराए हैं जो कि उर्दू पेडागोजी के थे, और सीटेट दिसंबर सन 2021 का जो CBT मोड में इम्तिहान हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स की उर्दू और हिंदी में मीनिंग बता दूँ। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।